नाउ द फर्स्ट आर्टिकल, क्रिटिकल मिनरल्स, इनको बोला गया है कि अगर स्ट्रेटेजिक पावर देखें तो उसके लिए ये फाउंडेशन की तरह एक्ट करेगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे आप घर बनाते हो तो फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, वैसे आज के टाइम पे हम बोल रहे हैं कि हमें ना जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल भी हैं वो फ्यूल वाले नहीं चाहिए, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे स्विच करेंगे। पर स्विच करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उनसे होता है बहुत सारा कार्बन एमिशन जब आप कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हो, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा एमिशन हुआ। एमिशन होने की वजह से हमारा ग्रीन हाउस गैस ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ एनवायरमेंट के अंदर और उससे प्रॉब्लम आई ग्लोबल वार्मिंग की, यानी कि हीट यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करता गया। तो अब उसी को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तो रिप्लेसमेंट के लिए क्या निकल गया? ये ऑप्शन, दैट इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल। वहीं पे आप एक E20 भी सुन रहे हो, है तो वो भी फ्यूल ही, अभी ब्लेंडेड फॉर्म में है कि पेट्रोल के साथ मिक्स करके डालेंगे, बट एमिशन क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आपको बनाना है तो आपको बैटरी भी चाहिए होगी, बैटरी अगर बनानी है आपको तो उसके लिए आपको लिथियम भी चाहिए होगा। और वहीं से 4-5 टर्म्स निकल के आती हैं मिनरल्स के लिए, जिसमें से नंबर 1 पे जो आएगी दैट इज क्रिटिकल मिनरल्स। तो जो तो नए स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर नोट्स बना लें मिनरल्स के, ये याद ही करने आपने, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए आपको कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। क्रिटिकल मिनरल यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, डिफेंस की है, स्पेस की है, नैनो की है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, एनीथिंग, सब जगह पे ये मिनरल्स यूज होते हैं। तो मिनरल आप दिमाग में बिठा लें, ऐसे लिथियम हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल एक्सेट्रा। अभी के लिए क्रिटिकल मिनरल्स को आप डिफाइन कैसे करते हो? तो ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारी कंट्री के अंदर बहुत कम अवेलेबल होते हैं, या तो कम होंगे या तो फिर एब्सेंट ही होते हैं, पर आज के टाइम पे ये हमें चाहिए होते हैं। तो अगर चाहिए तो हमें किसी से खरीदने पड़ेंगे, तो खरीदने पड़ेंगे उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे इम्पोर्ट। तो जब हम मिनरल्स को खरीदेंगे तो हमें पैसा भी तो देना पड़ेगा, और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जैसे आप एटीएम जाते हो अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेते हो तो वहां पे क्या हुआ? डिडक्शन आ जाती है और उस कैश को आप फिर यूज करते हो, खत्म। तो वैसे हमारा फॉरेक्स होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें से आप जब फॉरेन कंट्री से कोई चीज परचेज करते हो तो उसी में से पैसा दे देते हो उनको, तो आपका पैसा बाहर चला गया। तो मतलब ऐसे मिनरल्स जो कम है हमारी कंट्री में अवेलेबल या फिर एब्सेंट ही हो सकते हैं, और उनको हमें खरीदना ही पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा? क्योंकि वो हमें चाहिए, उसके बिना हम वो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की आज के टाइम पे रेस लगी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है आपको, एआई के अंदर आगे बढ़ना है, सेमीकंडक्टर चिप्स आगे बनाने हैं, तो उसमें आप पीछे रह जाओगे। तो उस रेस में अगर कंपीट करना है तो आपके पास ये होने चाहिए। चाहिए के चक्कर में आपको ये खरीदने पड़े इंपोर्ट, पर सामने वाली कंट्री आपको देख रही होगी, जो आपको बेचेगी या आपको इन मिनरल्स को प्रोसेस करके देगी, वो आपके ऊपर पूरा चेक रखेगी, और जब चेक रखेगी ना वो देखेगी यार हमसे आगे निकल रहा है ये। अब जब जैसे आप आगे निकलने लगोगे ना तो एक जगह पे रिस्क बना रहता है, दैट इज सप्लाई चेन। अब सामने वाला आपको एक टाइम तक बेच रहा था, पर जब उसको इनसिक्योरिटी आई कि शायद यार ये तो मेरे से आगे निकल जाएगा, इससे बढ़िया तो मेरे से बनी बनाई चीज ले लेता, तो उसका तो फायदा हो जाता। तो शायद सप्लाई चेन के ऊपर भी हमेशा रिस्क बना रहता है। और आपको चाहिए क्यों ये? तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए, जितनी भी आज के टाइम पे जहां पे भी ये मिनरल्स यूज हो रहे हैं वहां पे आपको ये चाहिए होगी इमर्जिंग टेक। और ओवरऑल क्या करेगा? हमारी इकोनॉमी को बूस्ट भी करेगा। तो ऐसे मिनरल्स जो इस कैटेगरी के अंदर फिट बैठते हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हो? क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कम है, कम तो है ही, पर ये सारे फैक्टर भी वहां पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, तब जाके आप किसी भी मिनरल को क्या बोलते हो? क्रिटिकल मिनरल। अभी तक जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने सिर्फ 30 ही क्रिटिकल मिनरल्स बोले हैं इंडिया में। एडिशन हुई है बीच में, पर लिस्ट को अपडेट नहीं करा गया है, अभी भी लिस्ट के अंदर आप जाके देखें तो 30 ही क्रिटिकल मिनरल्स हैं हर कंट्री की। अब देखो मान लो लिथियम हमारे पास तो कम है, पर चिली के लिए वो कहीं ना कहीं लिथियम
क्रिटिकल मिनरल एक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास भंडार है पड़ा हुआ। तो हर कंट्री के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं इनका नंबर वेरी करता रहता है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर क्रिटिकल मिनरल्स का नंबर चेंज करते हैं। ये वाली टर्म क्लियर सभी को? क्योंकि अभी और है आगे। तो नंबर 2 पे आती है आपकी, दैट इज स्ट्रेटेजिक मिनरल। ये जो स्ट्रेटेजिक मिनरल है इनको अभी मैं ऐसे रख देती हूँ सेंटर में। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट एंड करी क्रिटिकल मिनरल्स की कि हर कंट्री के अंदर इनका नंबर वेरी कर सकता है। मतलब इंडिया के अगर 30 हैं, जापान के 31 हो सकते हैं, यूएस के 50 भी हो सकते हैं, तो ये नंबर वेरी करता है। पर रेयर अर्थ एलिमेंट याद रखिएगा ये टोटल रहते हैं 17 वर्ल्ड वाइड। हर कंट्री के अंदर आप जाएं वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट का नंबर फिक्स ही रहेगा, दैट इज 17। काम इनका भी वही है, इमर्जिंग टेक में ही ये कंट्रीब्यूशन करेंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी है, उनमें भी ये यूज होंगे। मतलब जितनी भी इमर्जिंग टेक है वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को भी आप यूज करेंगे। पर एक ही डिफरेंस आता है। अब जैसे मैं बोलूं इंडिया के अंदर जो थोरियम है उसके रिजर्व बहुत ज्यादा है। अब जो थोरियम है ये रेयर अर्थ एलिमेंट तो है ही नहीं, पर मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट जो यूज करी कि इंडिया के अंदर थोरियम के रिजर्व बहुत ज्यादा है। ये निकलता कहां से है? तो आंसर इज मोनाजाइट। अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मोनाजाइट में सीरियम भी अवेलेबल है, नियोडाइमियम भी अवेलेबल है, थोरियम भी अवेलेबल है, सिलिकेट्स भी अवेलेबल है। हम क्या देख रहे हैं? एक ही कंपाउंड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है। अब इसमें से सिर्फ सीरियम और नियोडाइमियम यही रेयर अर्थ एलिमेंट में आप काउंट करते हो, जो कितने हैं? टोटल 17। स्कैंडियम यट्रियम आएगा और 15 जो आएंगे वो आपके लेंथेनाइट्स आ जाएंगे, ठीक है। पर थोरियम जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है। तो फिर इनको रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों बोला? ऑल्दो ये अबंडेंटली प्रेजेंट हो सकते हैं पर इनकी एक्सट्रैक्शन टफ होती है, क्योंकि एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर सारे मिनरल बैठे हुए थे। आपको एक एक को अब अलग करना पड़ेगा, और जब अलग करोगे तो आपके लिए क्या लगे होने चाहिए? प्रोसेसिंग प्लांट लगे होने चाहिए। पहले तो प्रोसेस करोगे, किनको हम सेपरेट करें? सैंड होती है ना जो बीचेस के ऊपर, वैसी सैंड में ये मोनाजाइट प्रेजेंट होता है। अब उस मोनाजाइट से भी आपको क्या करना है? ये सारे एलिमेंट्स को सेपरेट करना है। जब सेपरेट करोगे तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब आपके लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड इस टाइम पे डोमिनेट कौन कर रहा है प्रोसेसिंग में? तो आंसर इज चाइना। मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग है, रिफाइनिंग का काम है, वो चाइना ही कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हैं तो अबंडेंटली प्रेजेंट, पर रेयर क्यों बोला? क्योंकि इनकी एक्सट्रैक्शन टफ है। एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे इनको रेयर बोला गया है। जो आप बोल रहे हो ना प्लांट्स और एनिमल्स, ये टॉपिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ इसको मिक्स मत करो। वहां पे तो कार्बन आपको ज्यादा चाहिए, हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया ना। वो तो आप अपनी बॉडी के बारे में बात कर रहे हो, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हो कि एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे। निकल इज नॉट रेयर अर्थ एलिमेंट। अभी आ रही हूं मैं चार्ट के ऊपर, पहले थोड़ा सुन लो इसको, बायोलॉजी में मत जाओ। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, मेन की वर्ड इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आप व्हीकल बना रहे हो, आप मशीन्स बना रहे हो, मशीन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो जो बॉडी एलिमेंट तो सेम ही रहेगा। कार्बन अगर बोला गया, वो कार्बन सेम ही है। आइसोटोप कैन वेरी, मतलब कार्बन 12 भी हो सकता है, कार्बन 14 भी हो सकता है। जैसे आप डेटिंग मेथड लगा रहे हो तो कार्बन 14 को यूज करोगे। आप अपनी बॉडी की बात कर रहे हो तो आप कार्बन 12 बोलोगे, तो उतनी सी वेरिएशन आएगी, बाकी एलिमेंट तो सेम ही रहेगा। हाइड्रोजन की बात हो रही है, वो वही हाइड्रोजन है। आइसोटोप वेरी कर सकता है। अगर हैवी वाटर बोल रहे हो तो D2O बोलोगे, पर अगर लाइट वाटर बोल रहे हो तो H2O बोलोगे। तो उतनी सी वेरिएशन आएगी, एलिमेंट तो सेम ही रहेगा। पर यहाँ पे जो टॉपिक अभी आपका चल रहा है ये मिनरल्स को लेके है, और यहाँ पे ये मिनरल कहाँ पे यूज होने वाले हैं? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। तो वो बेस भी समझना है आपको कि यहाँ पे हम मिनरल्स को देख रहे हैं इमर्जिंग टेक के कॉन्टेक्स्ट में। अदरवाइज मिनरल तो हर जगह पे ही अवेलेबल है। हमारी बॉडी कितने सारे मिनरल्स हैं, मैक्रो भी चाहिए, माइक्रो भी चाहिए, दोनों सेम फॉर द प्लांट्स। माइक्रो भी चाहिए, मैक्रो भी चाहिए। पर यहाँ पे जो मिनरल्स का यूसेज है दैट इज फॉर द इमर्जिंग टेक। निकल हो गया आपका, कोबाल्ट हो गया, बॉडी में भी चाहिए, पर बॉडी में वो बिल्कुल mg लेवल पे चाहिए, माइक्रोग्राम। यहाँ पे टन्स में चाहिए, बॉडी में थोड़ी टन्स में चाहिए होगा। तो उस वेरिएशन को भी समझो। यहाँ पे हम मिनरल को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। नाउ आते हैं इन्हीं के बीच में एक, दैट इज स्ट्रेटेजिक मिनरल। अब स्ट्रेटेजिक कभी भी आया ना, इनकी लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी। अब जैसे लिथियम के रिजर्व हमें जम्मू एंड कश्मीर में मिल गए, पर सिक्योरिटी के कंसर्न बहुत ज्यादा है, सेंसिटिव है एरिया, तो उनकी एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाए। तो मतलब बॉर्डर एरियाज पे जब भी आपको ऐसे कोई मिनरल्स अवेलेबल मिलते हैं, या डिफेंस के पर्पस से जो भी मिनरल्स यूज होते हैं, उनको आप कहाँ पे डाल देते हो? स्ट्रेटेजिक। अब ये फिक्स नहीं होते। अगर मान लो कल को आपको ऐसी यूनिफॉर्म्स चाहिए जो कलर चेंज कर सके, तो उसके लिए पहले आप रिसर्च करोगे कि कौन सा मिनरल हमें चाहिए जो कलर चेंज करके दे सकता है, कि यूनिफॉर्म ढल जाए अगर डेजर्ट एरिया में वॉरफेयर चल रहा है, यूनिफॉर्म ढल जाए उस रंग में अगर लश ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर कोई वॉर चल रही है। तो मतलब कलर चेंज अगर आपको करवाना है तो पहले आपको मिनरल की स्टडी करनी पड़ेगी, फिर कहाँ पे डाल दोगे उसको आप? स्ट्रेटेजिक मिनरल। तो इसकी कोई लिस्ट नहीं है,
ये डिपेंड करेगा कि अगर बॉर्डर एरियाज के आसपास है या फिर डिफेंस की फील्ड में आप इनको यूज कर रहे हो, जो जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है लोकेशन के हिसाब से, जहां पे डिस्प्यूट इमर्ज कर सकते हैं दूसरी कंट्री के साथ कि यार मैंने भी इसको यूज करना है, तू नहीं करेगा, और जबकि टेरिटरी हमारी थी, तो ऐसे डिस्प्यूट भी इमर्ज करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मिनरल की कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है, ये वेरी कर सकती है। क्रिटिकल मिनरल एक कंट्री के जो होंगे वो जरूरी नहीं है दूसरी कंट्री के भी हों, हमें देखना पड़ेगा कि जो सामने वाली कंट्री है, जैसे अर्जेंटीना है, बोलीविया है, चिली है, अब इनके पास लिथियम की बहुत ज्यादा अबंडेंस है, उनके लिए वो क्रिटिकल मिनरल नहीं है, पर इंडिया के लिए क्रिटिकल मिनरल है, तो लिस्ट वेरी करेगी। पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर फिक्स। हाँ, खुद ही बन गए वो, जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, वो लोकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और ये भी वेरी कर सकते हैं। कल को आपको पता लगे, अब जैसे मेघालय वाला पार्ट आ गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप जाओगे, अब साइड में कौन सी कंट्री आएगी मेघालय के? बांग्लादेश। कल को बॉर्डर एरिया पे कोई मिनरल के रिजर्व्स मिल जाते हैं, कंट्रीज में डिस्प्यूट आ सकते हैं, तो वो जो मिनरल है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चाहिए तो सभी को, पर यूज कौन करेगा वो क्वेश्चन मार्क लगेगा। दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट भी आ सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मिनरल जो होते हैं ये लोकेशन के हिसाब से मिनरल जो इमर्जिंग टेक में कंट्रीब्यूट करेंगे, पर ऐसी लोकेशन पे प्रेजेंट है जहां पे उनकी एक्सट्रैक्शन टफ बन जाती है। ठीक है, तो लिथियम जो है अगर वो क्रिटिकल मिनरल है वो स्ट्रेटेजिक मिनरल भी है, क्योंकि हमें मिला वो जम्मू एंड कश्मीर में जहां पे सिक्योरिटी इश्यूज थे। हाँ, क्लेम कर सकते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक में भी फिट बैठ रहे। तो एक मिनरल स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है, एक मिनरल क्रिटिकल भी हो सकता है, दोनों में बैठ जाएगा ये फिट। तभी तो बोला स्ट्रेटेजिक की तो कोई लिस्ट ही नहीं है कि किसको आप इसमें कंसीडर करोगे। लिथियम हमारे लिए क्रिटिकल तो है, पर अब लोकेशन वैसी आ गई तो ये स्ट्रेटेजिक भी है, तो दोनों में आएगा ये। ठीक है, वैसे आपके मेजर मिनरल्स भी होते हैं और माइनर भी होते हैं, मेजर एंड माइनर। अब नाम से पता लग रहा है, बस इतना याद रखना, मेजर मिनरल जितने भी होते हैं इनको देखता है सेंटर, स्टेट भी कंट्रीब्यूट करता है, मतलब उसको मैनेज वगैरह करने के लिए, पर मेन जो डिसीजन मेकिंग आती है वो किसकी आएगी? सेंटर की आएगी। नंबर 2, माइनर मिनरल्स वो सारे आ जाएंगे जो सिर्फ स्टेट ही देखेगा, और ये लोकल इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट करते हैं, मतलब इससे कईयों को रोजगार मिल जाएगा, तो लोकल इकोनॉमी को ज्यादा बूस्ट करते हैं। नाउ जो फेडरल स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो शेड्यूल नंबर 7 के अंदर कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे मिनरल्स के ऊपर भी ऐसे कर रखा है कि कुछ सेंटर देखेगा, कुछ मिनरल कुछ स्टेट देखेगा। ये वाले जो मेजर मिनरल्स आएंगे, जैसे लाइमस्टोन एक टाइम पे माइनर मिनरल था, बाद में उसकी यूटिलिटी बढ़ने लगी तो उसको किसमें डाल दिया? मेजर मिनरल में। मतलब पहले स्टेट ही देख रहा था अकेला, अब कौन देख रहा है? सेंटर देख रहा है, मेनली डिसीजन कौन ले रहा है वहां पे? सेंटर ले रहा है। तो ये जो मिनरल्स होते हैं इनको चेंज भी किया जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्ले आ गया, क्ले अभी भी माइनर मिनरल ही रखा हुआ है, कोई क्ले का यूज करना है किसी भी फाउंडेशन के अंदर, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो क्ले अभी भी कहाँ पे रखा हुआ है? स्टेट के अंदर रखा हुआ है, माइनर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये माइनर जो होते हैं, मेजर जो होते हैं, यहाँ पे अथॉरिटी किसकी आ जाएगी ये उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिए गए। अगर पूरे इंडिया में चाहिए कोई मिनरल तो उसको सेंटर बोलेगा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होनी चाहिए, तो सेंटर के पास चला गया। पर वहीं पे कोई लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है तो वो मिनरल कहाँ पे रख दिए? माइनर की कैटेगरी में रखती है। तो अभी जो फोकस कर रहा है ना यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मिनरल, और आगे लिखा है कि ये फाउंडेशन की तरह एक्ट करेंगे फॉर द स्ट्रेटेजिक पावर। मतलब आने वाले टाइम में जैसे हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो इसकी भी एक इंपॉर्टेंस रही है, पर सबको पता लग गया। अब जैसे कुवैत है, कुवैत का जो 70% अर्निंग आता है दैट इज ओनली फ्रॉम द क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल से आ रहा है, पर फिर भी उसको हम मोस्ट डेवलप कंट्री में नहीं कंसीडर करते। क्यों? क्योंकि वहां पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, कि आपकी जो इनकम आ रही है वो सिर्फ एक ही चीज से आ रही है, दैट इज क्रूड ऑयल। 70% अर्निंग तो उसी से ही है, बाकी चीजों पे आपने फोकस नहीं किया, तो उसको डेवलप कंट्रीज में काउंट नहीं करते। तो आज के टाइम पे आप देखते हो कि अरब पेनिनसुला, अगर ये वॉर से पहले वाला टाइम पीरियड देखें तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे थे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जिसमें इमर्जिंग टेक के सारे एग्जाम्पल आएंगे। इवन इंडिया वालों को भी बोला था कि आपको हम यहाँ पे फेलोशिप्स प्रोवाइड करेंगे, आप R&D के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करो। तो मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी होती है, और उसके लिए कौन आंसर रहेगा? क्रिटिकल मिनरल्स। इमर्जिंग टेक में वही लीड करेगा जिसके पास मिनरल्स की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो इस तरह से आपको चलना है। सबसे पहले तो क्रिटिकल मिनरल इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्ट बन जाता है ये रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए। तो मतलब आपको ईवीज अगर बनाने हैं, सेमीकंडक्टर बनाने हैं, डिफेंस या एरोस्पेस से रिलेटेड कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, तो जितनी ऑयल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है उतनी ही मिनरल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस 21st सेंचुरी के अंदर। तो मतलब मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको इमर्जिंग टेक में लीड करना है। टॉप 3 रिफाइनिंग कंट्रीज अगर देखें तो इनके पास 86% रिफाइनिंग कैपेसिटी है। अभी आगे टेबल लगा हुआ है, तो मतलब यही रिफाइनिंग कर रहे हैं। रिफाइनिंग का मतलब है क्लीन करना है आपने उस मिनरल को। फॉर एग्जांपल आपको मोनाजाइट मिला, पर मोनाजाइट में से भी आपको सिर्फ सीरियम चाहिए था,
या सिर्फ नियोडाइमियम चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले प्रोसेसिंग, फिर कई बार इंप्योरिटी जुड़ी रह जाती है, मान लो सीरियम के साथ थोड़ा सा नियोडाइमियम अभी भी चिपका हुआ था, आपको और केमिकल प्रोसेसेस लगानी पड़ेंगी, जिसको आप बोलोगे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब पूरी सफाई कर दी, नियोडाइमियम एंड सीरियम पूरी तरह से सेपरेट हो चुके हैं। तो ये जो रिफाइनिंग प्रोसेसेस चलती हैं 86%, तो रिफाइनिंग कैपेसिटी 2024 की सिर्फ 3 रिफाइनिंग कंट्रीज ने होल्ड करके रखी हुई है, जो कि पहले 82% पे था अगर 2020 का डेटा देखोगे। एंड लीड कौन कर रहा है इसमें, आंसर इज चाइना, सबसे ऊपर चाइना ही चल रहा है। आउट ऑफ 20 स्ट्रेटेजिक मिनरल्स 19 की तो जो प्रोसेसिंग है वो अकेला कौन कर रहा है, चाइना ही कर रहा है। तो यहां से आपको इंपॉर्टेंस दिख रही है। इवन यूएस भी क्या बोलते हैं कि इन्होंने इंफ्रा तो लगा रखा है, फटाफट इनके पास ही मिनरल पकड़ाओ और अपने रिफाइन करके पैसे दे दो और रिफाइन करके अपने मिनरल्स को वापस ले लो। पर चाइना इन मिनरल्स को वेपन की तरह भी यूज करता है। वेपन की तरह मतलब कि बोल दिया कि नहीं करता, क्या कर लोगे, तुम्हारे पास तो अभी इंफ्रा ही नहीं है, अगर तुम बनाना भी शुरू करोगे तो थोड़ा टाइम तो अभी तुम्हें लगेगा, तब तक कैसे ग्रोथ करोगे, उतने में चाइना आगे भाग सकता है। तो चाइना क्या करता है, इन मिनरल्स को वेपन की तरह भी यूज कर लेता है, क्योंकि मोनोपोली आ गई। मोनोपोली का मतलब है सिर्फ एक ही कंट्री है जो सारी प्रोसेसिंग कर रही है, जो सारी रिफाइनिंग कर रही है, बाकी उतनी ज्यादा कर ही नहीं रहे, उस स्केल के ऊपर कर ही नहीं रहे, तो एक डोमिनेट कर जाता है। तभी मोनोपोली अच्छी नहीं मानी जाती कि एक के ही पास सारी पावर अगर आ जाए। आगे आ रहा है टेबल, सबका बता रही हूँ इंडिविजुअली। अब इसके बाद चाइना तो नंबर 1 पे रहेगा, चिली वगैरह भी आएंगे साथ में। चाइना को देखोगे तो रेयर अर्थ की जो प्रोसेसिंग है या ग्रेफाइट की प्रोसेसिंग है 90% से ज्यादा तो चाइना ही देख रहा है। 90% बहुत बड़ा नंबर है। अगर कोबाल्ट की प्रोसेसिंग देखें तो कोबाल्ट की 75% से लगभग इतनी इसके आसपास की जो प्रोसेसिंग है वो अकेला चाइना ही कर रहा है। 70% लिथियम केमिकल प्रोसेसिंग अगर देखें तो 70% अकेला चाइना ही इतनी प्रोसेसिंग लिथियम की कर रहा है। अब कोबाल्ट है, डीआरसी को कायदे से सबसे आगे होना चाहिए था, क्योंकि कोबाल्ट के रिजर्व तो वहीं पे है सबसे ज्यादा। चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स कर दी अपनी कि हम आपके लिए प्रोसेसिंग करके दे देंगे, हम यहां से एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, और जॉब भी सोचो अपने लोगों को दी रादर देन की डीआरसी के लोगों को मिलनी चाहिए थी। पर आगे कौन है प्रोसेसिंग में, चाइना है, जबकि रिजर्व कहां पे है ज्यादा, अफ्रीकन यूनियन की कंट्री दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सेम फॉर द लिथियम, 70% प्रोसेसिंग अकेला चाइना कर रहा है। ये थोड़ा सा प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्चुअल इन्फो है जो आपने नोट कर लेनी है। कॉपर के केस में अगर टॉप 3 रिफाइनिंग कंट्रीज देखोगे तो नंबर 1 पे तो देखो हर जगह पे कौन दिख रहा है आपको, चाइना। तो नंबर 1 तो अपने को क्लियर है। सेकंड पे देखोगे तो चिली आ रहा है इन केस ऑफ कॉपर एंड लिथियम, और सी से चिली आता है, सी से ही कॉपर आता है, सी से ही चुकी कमाटा आता है। तो ये लोकेशन चिली में प्रेजेंट है जहां पे कॉपर के भी रिजर्व्स मिलेंगे। तो सी से चिले, एक तो कंट्री का नाम आ गया, सी से चुकी कमाटा और सी से ही कॉपर। तो ये सी से ही याद रख लोगे आप, यहां पे भी कॉपर के रिजर्व्स हैं, तो प्रोसेसिंग में चिली भी आ गया। एंड तीसरे नंबर पे देखोगे तो जापान है। फिर आगे रैंकिंग्स चेंज होने लगेंगी। अब जब लिथियम की बात आएगी ना, देखो 2 रैंकिंग तो क्लियर है अपने को, कॉपर और लिथियम के केस में। नंबर 1 पे तो चाइना ही है, इनको तो इग्नोर ही कर दो। नंबर 2 पे आप देखोगे चिली सिर्फ 2 रैंक्स पे आया, एक चिली चुकी कमाटा लोकेशन वहां पे आ जाएगी, और यहाँ पे कॉपर के रिजर्व्स आपको मिल जाएंगे, तो रिफाइनिंग भी कर रहा है चिली। एंड थर्ड रैंक आपने याद रखना है यहाँ पे जापान। अब लिथियम के केस में ना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे एबीसी बनता है। एबीसी इंडिकेट करता है ए, बी और सी, इसी डायरेक्शन में लिखना है इसको, ये डायरेक्शन याद रह जाएगी। ये बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल, मतलब यहाँ पे लिथियम के रिजर्व ठीक ठाक अवेलेबल है। ए से आ गया अर्जेंटीना, बी से नहीं बोलीविया, एंड सी से चिली। तो ये 3 कंट्रीज आ जाएंगी जिनको आप एबीसी ट्रायंगल या फिर लिथियम ट्रायंगल से याद रखोगे। एबीसी याद करने के लिए एबीसी सीक्वेंस में आ जाएंगी, तो ये कंट्रीज हैं। तो आप इसका तुक्का लगा सकते हो एटलीस्ट लिथियम का कि अर्जेंटीना यहाँ पे आ जाएगा तीसरे नंबर पर। आगे अगर आओगे तो निकल दोबारा से चाइना पर है, पर अगर आपको याद हो इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशन, तो उस दिन भी निकल का मेंशन करा गया था। तो सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, इंडोनेशिया, एंड दोबारा से थर्ड रैंक पे जापान आ जाता है। देन कोबाल्ट को अगर देखें तो यहाँ पे चाइना है, नंबर 2 पे फिनलैंड है, एंड नंबर 3 पे कनाडा है। ग्रेफाइट के केस में चाइना है, ब्राजील, इंडिया। अच्छा, एक स्टेटमेंट बहुत ब्यूटीफुल पूछी हुई थी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में, उसमें बोल दिया सीधा कि चाइना फर्स्ट रैंक पे है रिफाइनिंग के केस में और सेकंड पे इंडिया आता है। तो सीधा ही दिख रहा है हमें कि ओवरऑल अगर रैंकिंग देखें तो बस ग्रेफाइट के केस में तीसरे नंबर पे इंडिया का मेंशन कर दिया गया है। तो ओवरऑल हम सेकंड पे कैसे ही आ सकते हैं। खैर वो क्वेश्चन बहुत इजी था जिन्होंने पहले पढ़ रखा था, बट स्टिल इंडिया को आप देख रहे हो सिर्फ ग्रेफाइट के केस में आपको प्रोसेसिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, अदरवाइज ऊपर तो कहीं पे भी रैंकिंग नहीं थी। तो ओवरऑल कैसे ही हम सेकंड रैंक पे आ पाएंगे। इसके बाद रेयर अर्थ एलिमेंट देखें तो चाइना, देन मलेशिया एंड एस्टोनिया, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनिंग के केस में रैंकिंग्स हैं। तो
कॉपर, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट, इन पे स्पेसिफिक फोकस करा गया था अलॉन्ग विद द कंट्रीज की रिफाइनिंग में कौन कौन आगे हैं। प्री वगैरह के अंदर ये पूछ लिया जाता है, बिल्कुल फैक्चुअल है पर तरीका रख लो याद। ग्रेफाइट में आपने देख लिया हम तीसरे का नंबर पर आ जाते हैं रिफाइनिंग के केस में। बाकी डोमिनेट कौन कर रहा है? चाइना। मेंस में आप बस इतना सा यूज कर सकते हो कि चाइना डोमिनेट कर रहा है, बाकियों को एग्जाम्पलीफाई कर दो। इंडोनेशिया में अभी इंडिया की विजिट थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां पे गए थे, तो आपको इन केस ऑफ निकल याद रख लेना है कि सेकंड पे कौन आ जाता है रिफाइनिंग के केस में? इंडोनेशिया। बस इस तरह से याद कर लेना। अच्छा, ज्योग्राफिकल हमारे भी तो कोस्टल एरियाज में ही है। एस्टोनिया आप बोल रहे हो बाल्टिक ऊपर, बाल्टिक सी भी तो अवेलेबल है, फिर उस हिसाब से कोस्टल एरिया तो बन नहीं रहा है। बाल्टिक सी था ना वहां पे ऊपर, तो बस ठीक है, बन गया, आपने खुद ही आंसर कर दिया। तो कोस्टल एरिया भी तो है सारी। मलेशिया तो वैसे ही वाटर के बीचों बीच है। और इंडिया की अगर आप देखो तो रेयर अर्थ कॉरिडोर आप जब पढ़ते हो टिक लगा के, यहां से ये केरला था, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तो हमारे भी तो कोस्टल एरियाज ही हैं। बाकी जगह पे भी हैं पर वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है, वो हमारी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, तो इस वजह से यही वाली पढ़ते हो आप। आगे लिखी है ये, तो वहां से नोट कर लेना। अब आते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, जिनका नंबर फिक्स था, कितना था टोटल? 17। नई समीक्षा कावेरी वाली नहीं हुई है, कावेरी वाली करेंगे हम कल। कल दो ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहेंगे। सबसे पहले तो ये आ गया आपके स्कैंडियम और यट्रियम, ये तो याद ही रखने हैं आपने। इसके बाद ये लेंथेनाइट की सीरीज है। लेंथेनम से शुरू होगा, सीरियम आपने देख लिया, नियोडाइमियम आपने देख लिया, प्रोस्मियम देख लिया, तो इस तरह से ये सारी सीरीज जो आ जाती है आपकी, दैट इज अंडर रेयर अर्थ एलिमेंट। इस बार जो रेयर अर्थ एलिमेंट पे भी स्टेटमेंट बनी थी, सीधा पूछा था कि 13 एलिमेंट्स आते हैं इसमें, तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। तो कई बार फैक्चुअल आएंगी। एलिमेंटल कॉम्पोजिशन आपसे पूछी जाए, बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि लेंथेनाइट सीरीज शायद जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी थी 11th-12th में वो कर पाए, पर बाकियों के लिए वो टफ क्वेश्चन हो जाएगा, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हो। केमिस्ट्री वालों को भी याद नहीं होगा ये, वैसे टू बी वेरी प्रिसाइज, तो नहीं रहते हैं याद। बट यस, आपको नंबर याद रखना है, 15 लेंथेनाइट्स और बाकी ऊपर स्कैंडियम और यट्रियम था। नाउ मेजर सप्लायर इंडोनेशिया हमने देख लिया इन केस ऑफ निकल। चाइना की अगर बात करें तो कोबाल्ट, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ्स, इवन हमारी जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है ना 30 की, उसमें एक जो कैटेगरी आती है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स ही हैं। पर रेयर अर्थ एलिमेंट को वहां पे एक एंटिटी काउंट करा गया है, मतलब उसी में वो 17 आएंगे, लिखा गया जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट, पर एक ही काउंट होगा वो। फिर उसके अंदर कितने हैं? 17 है। एंड उसके बाद क्रिटिकल मिनरल जियोपॉलिटिकल एसेट बन चुका है। अब सिर्फ ये कमर्शियल कमोडिटी तक नहीं रहा है कि पहले क्या होता था, ईवीज या बैटरीज जब बनती थी तो फटाफट क्या करते थे, मेड इन चाइना। बैटरी उठा ली, फोन की हो, जिस मर्जी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की हो, फटाफट से मेड इन चाइना उठा ली। पर जैसे जैसे टाइम बीता, आपने बोला कि नहीं अब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के ऊपर ज्यादा शिफ्ट करने वाले हैं, तब आपकी डिमांड बढ़ने लगी अचानक से मिनरल्स की। फाइट शुरू होगी, रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं। यूक्रेन में बहुत सारे मिनरल रिजर्व्स हैं। यूएस ने बोला कि ग्रीनलैंड मेरे को चाहिए, क्योंकि उसकी कोस्टल एरिया पे भी आप देखोगे बड़े सारी कंट्रीज के क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट, इवन स्ट्रेटेजिक मिनरल, सारी चीजें अवेलेबल है। तो मिनरल्स के पीछे की रेस है। अब कल को रशिया और यूक्रेन के बीच में फाइट रिजॉल्व भी हो जाती है, तो ये बोले कि नहीं हम अपने अपना कर लेंगे बैलेंस, यूएस को बोले आप साइड हट जाओ, यूएस थोड़ी हटेगा साइड, उसको भी वो मिनरल चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, सबको आपकी लड़ाई सॉल्व नहीं करवानी है, उनको मिनरल चाहिए। जहां पे भी देखोगे ना मिनरल बेल्ट अवेलेबल है, सेंट्रल एशिया चले जाओ मिनरल्स के भरमार है वहां पर भी। पाकिस्तान, इवन जब इन्होंने बोला था यार अपना जो पोर्ट है हम यूज करने दे देंगे आपको, हमारे पास देखो मिनरल है, तो वो उठा के गया था ना प्लेट के अंदर, मिनरल्स दिखा रहा था वो कि मिनरल्स प्रेजेंट है। तो मतलब ये जियोपॉलिटिकल एसेट तो बन ही चुके हैं, जो मिनरल्स हैं इमर्जिंग टेक में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब इनको सिर्फ कमर्शियल कमोडिटी की तरह नहीं देखा जाता कि आप कोई सामान बनाओगे, अब इसको जियोपॉलिटिकल एसेट की तरह देखा जाता है कि जो इसमें लीड करेगा वो ओवरऑल लीड करने वाला है, ग्लोबल पावर में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट इज डिमांड इंक्रीज। अच्छा, अब डिमांड इंक्रीज क्यों कर रही है? नंबर 1 एनर्जी ट्रांजिशन, आपने शिफ्ट करना है टुवर्ड इलेक्ट्रिकल चीजें, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आए, बैटरीज आ गए, और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर आ गया, विंड आ गया, तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं। सोलर पैनल कौन से आपके बिना एलिमेंट्स के बनते हैं? वहां पे तो आपको एलिमेंट्स चाहिए होंगे। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सेमीकंडक्टर, एआई हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सिस्टम, मैंने शुरू में बोल दिया था सारी इमर्जिंग टेक। इसके बाद इमर्जिंग ग्लोबल कंसर्न क्या है आज के टाइम पे? अब बोला कि जो कॉपर है, कॉपर की बाय 2035 कमी आ सकती है बाय 30%। जो सप्लाई डेफिसिट रहेगा वो लगभग 30% का रहेगा। सोचो जिन्होंने अभी बनाने शुरू नहीं करे हैं उनके साथ तो बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा ये। तो बोला 30% तक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सप्लाई डेफिसिट होगा आने वाले टाइम में। लिथियम की अगर बात करें तो सेम डेफिसिट यानी कि कमी आएगी बाय 2030, क्योंकि लिथियम के पीछे तो हर कोई भागा हुआ है। इंडिया ने तो घोषित कर दिया कि हमारे लिए तो नंबर 1 पे क्रिटिकल मिनरल ही आता है। अगर एबीसीडी फॉर्मेट में हम ना लिखें, नॉर्मल लिखे रैंडम, तो पहले हथे हम किसको लिखते हैं? लिथियम, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड है इस टाइम पे। रेयर अर्थ की डिमांड क्यों राइज कर रही है? क्योंकि हम बाकी के रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल विंड टरबाइन बना रहे हैं,
परमानेंट मैग्नेट्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, तो हर जगह पे हमें रेयर अर्थ भी चाहिए। इसके बाद जियोपॉलिटिकल रिस्क, चाइना का 2025 का रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल। जब भी ये वर्ड आ गया ना एक्सपोर्ट कंट्रोल, आपने देखी क्रिटिकल मिनरल की डेफिनेशन, उसमें लिखा था ना सप्लाई चेन, तो वो अब सप्लाई नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? वो बोलता है पहले मैं अपना काम करूंगा, और ये वैसे भी बहुत आगे निकल चुके थे, तो इनको अब ब्रेक लगा लेनी चाहिए, तो मैं प्रोसेस करके मिनरल इनको दूंगा, तो वो वेपन की तरह यूज कर लेते हैं इन मिनरल्स को। डिफेंस, ईवी इंडस्ट्री, एरोस्पेस, एआई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, हर फील्ड के अंदर आप देख लो जियोपॉलिटिकल रिस्क तब बनता है जब एक ही कंट्री मोनोपोलाइज कर रही होती है। वो बोल रही है मैं ही कंट्रोल कर लूंगा, आप रहने दो, और पहले बोला रहने दो, हम कर रहे हैं, इंफ्रा बन रखा है, बाद में उसी चीज को वेपन की तरह यूज कर लिया गया। ग्लोबल रिस्पांस क्या रहा, बाकी कंट्रीज अपनी कमेंट भी करेंगी। तो जैसे यूरोपियन यूनियन है, क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट, ये आ जाती है, 2030 के टारगेट रखे हुए हैं। इन्होंने बोला है कि हम 10% डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन करेंगे जहां जहां पे भी मिनरल्स अवेलेबल है, 40% तक डोमेस्टिक प्रोसेसिंग करने की ट्राई करेंगे, यानी कि वो जो इंफ्रा नहीं लगाया था कि मिनरल को प्रोसेस कैसे करना है, तो उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 25% रिसाइकलिंग। अब ये जितने भी आपने देखा ईवी के अंदर आपने बैटरी का यूज करा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर, अब ये बैटरी काफी टाइम चलेगी, रिसाइकलिंग रेट जो होता है वो कम रहता है इफ कंपेयर, जैसे आपके विंड टर्बाइंस हैं, सॉरी विंड मिल्स हैं, या फिर सोलर पैनल्स हैं, अभी तक ये ठीक चल रहे हैं, बाद में आप इनसे मिनरल्स को रिसाइकल भी कर सकते हो, दोबारा से यूज भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको 25 to 30 ईयर्स वेट करना पड़ेगा, रिसाइकलिंग रेट कम होता है। तो बाद में क्या किया जाता है, जैसे बड़ी गाड़ी के अंदर जो बैटरी यूज करी गई थी वही छोटे व्हीकल के अंदर डाल दी जाती है, दोबारा से यूज कर ली, जैसे चाइना करता है, पहले गाड़ियों में यूज करेगा, रिसाइकलिंग पॉलिसी आएगी, फिर छोटे व्हीकल 2 व्हीलर 3 व्हीलर उनके अंदर उन बैटरीज को ऐड कर देगा, पर वहां पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इकोसिस्टम पहले आ गया था, तो वो आज के टाइम पे रिसाइकलिंग एक्टिव कर पा रहे हैं। तभी यूरोपियन यूनियन ने बोला कि 2030 तक हम भी क्या करेंगे, रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस करेंगे। 65% तो डिपेंडेंसी मैक्सिमम ये एक ही कंट्री के ऊपर है, और एक कंट्री अब आपको पता है कौन सी आएगी। देन दूसरी तरफ यूएस का रिस्पॉन्स, हमने क्या करना है, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है। जैसे 2023 में ये लेके आए एमएसपी, क्या है एमएसपी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है, एक एमएसपी आप और पढ़ोगे जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस आएगा, वो इकोनॉमी में आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे। ये एमएसपी डिफरेंट है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, कि कोई भी कंट्री कल को ऐसे सप्लाई करने से मना ना कर दे, तो एक काम करते हैं हम पार्टनर बन जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज, यूएस लेके आया था, इंडिया ने शुरू में इसको ज्वाइन नहीं करा था, बाद में इंडिया ने भी कर लिया, क्योंकि अपने को भी तो क्या चाहिए, मिनरल्स। फिर वैसे ही एक और नया 2025 में लेके आया पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। पैक्स का मतलब होता है पीस, एंड सिलिका मतलब सिलिकन लाइक एलिमेंट, सिलिकन लाइक एलिमेंट है, कभी स्टेटमेंट आ जाएगी पैक्स सिलिका के अंदर ओनली सिलिका के बारे में बात करी गई है, वो इनकरेक्ट होगी। सिलिका लाइक एलिमेंट, इसमें सारे मिनरल्स आएंगे, क्रिटिकल मिनरल्स भी आएंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट भी आएंगे, जिनकी सप्लाई के ऊपर रिस्क बना रहता है। इंडिया ने इनिशियली दिसंबर में इसको ज्वाइन नहीं करा, फिर फेब मंथ 2026 में इसको भी ज्वाइन कर दिया था। तो ये क्यों बनाए गए हैं, ताकि हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकें, एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे कि अगर ये मिनरल भेजेंगे तब जाके हमारा काम चलेगा, तो डाइवर्सिफिकेशन करी गई। नेक्स्ट, इंडिया की मिनरल रिक्वायरमेंट जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमने एक नेट जीरो एमिशन का टारगेट रखा है बाय 2070। तो 2070 आने में तो अभी टाइम है, तो आप छोटे छोटे टारगेट लेके चलोगे। नंबर 1, हमारी जो डिमांड है वो शायद 169 मिलियन टन तक पहुंचने वाली है इन मिनरल्स की ओवरऑल अगर देखें। नंबर 2, 51% हायर है अगर करंट पॉलिसी जो सिनारियो चल रहा है अभी के टाइम के हिसाब से, हमारी डिमांड आने वाले टाइम में लगभग 51% ज्यादा रहेगी। डिमांड इंक्रीज किन किन की करेगी? तो सबसे पहले तो कॉपर आगे, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वायर्स बनती हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है कॉपर का एक्टिव यूज रहता है। नंबर 2 इज लिथियम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपको बनाने हैं। नंबर 3 इज रेयर अर्थ, विंड एनर्जी के लिए। एंड नंबर 4 इज ग्रेफाइट एंड निकल, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये वाले तो एलिमेंट टॉप पे रहेंगे, जिनकी डिमांड आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाली है। एक तरफ तो बोला ये आने वाले टाइम में, टारगेट देखो 2070 का है, और पीछे आपने डेफिसिट पढ़ा कि कॉपर, लिथियम, इनका डेफिसिट आने वाला है। तो क्या ये डिमांड्स मीटअप हो पाएंगी उन आने वाले टाइम के अंदर? ये तो 2070 के लिए हम बीच के टारगेट्स लेके चले हैं, पर जो ग्लोबल सिनारियो अभी बन रहा है वो एलिमेंट्स ऑलरेडी घटने लग गए हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हुई। तभी तो अब समुद्र में जाके हमने जंप लगा दिया कि वहां से भी डीप सी माइनिंग करेंगे, क्योंकि हमारे जो समंदर के बेड होते हैं ना, जैसे आप 6000 मीटर की डेप्थ पे भी जाते हो, इवन इसके ऊपर भी आपको थोड़े थोड़े जो नोड्यूल्स हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये जो नोड्यूल्स होते हैं इनको बोलते हैं हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। अब ये पॉली क्या इंडिकेट कर रहा है? मैनी। मेटालिक इंडिकेट कर रहा है मेटल्स।
और नोड्यूल क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी गांठें सी बनी होंगी। अब इस गांठ, ये जो गांठ बनी होगी ना यहाँ पे, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे। तो पहले तो आप इनको एक्सट्रैक्ट करोगे, बाद में फिर से क्या करनी पड़ेगी, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो इंडिया ने बोला हमको भी करने ऐसे मेटल एक्सट्रैक्ट, तो इंडिया ने क्या बनाया, मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 क्यों बनाया, ताकि हम ये जो डीप सी मिशन है हम भी अपना चला सकें। और ये डीप डाइविंग सबमर्सिबल है, डीप डाइविंग सबमर्सिबल। सबमर्सिबल डिराइव हुआ है सबमरीन से, सबमरीन पानी के नीचे रहती है ना, तो ये भी किस, हाँ ये सबमर्सिबल भी कहाँ जाएगा, 6000 मीटर की डेप्थ तक जाएगा, EEZ तक जा सकता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है समंदर का, यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, वो बोलता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपकी नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन में रहेगा। उसके आगे अगर आपको जाना है तो आपको फिर जो अथॉरिटीज हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। कौन सी आएगी, यूएन क्लॉज तो लिखित फॉर्म में है, बॉडी कौन सी आएगी, वेरी गुड, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो जमाइका में बैठी हुई है। देखो अगर हमने करनी है अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर माइनिंग, तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पर मान लो वो जो नोड्यूल मिले ना हमें, ये 200 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पे मिले, पर हमने देखा कि यार 20 नॉटिकल माइल और आगे तक है, अगर ये जो 20 वाला भी एक्सट्रैक्ट करना है, फिर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी 20 के लिए। बाकी का आप एक्सट्रैक्ट करो आराम से, पर अब आए हो तो आप बोलोगे कि यार ये भी कर ही लेते हैं एक्सट्रैक्ट, क्या ही हो जाएगा, पर नहीं, वहां पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि आगे तक ये बेड एक्सटेंडेड है तो मुझे वहां से भी एक्सट्रैक्शन करनी है, आप परमिशन दे। फिर यूएन क्लॉज के तहत वो जो रूल्स लिखे होंगे कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कितनी होगी, कहीं वो जो वहां पे एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट करती है वो डिस्टर्ब तो नहीं होगी, वो देखेंगे। फिर परमिशन देनी है नहीं देनी है वो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की रहेगी। पर 200 नॉटिकल माइल तक आराम से कर सकते हैं ये वाला काम, ठीक है। इंडिया का मिनरल रिसोर्स बेस, तो अभी इंडिया के पास ग्रेफाइट है लगभग 211 मिलियन टन तक का, निकल के केस में 189 मिलियन टन, कॉपर का देखोगे 163 मिलियन टन, कोबाल्ट देखें तो 44 मिलियन टन, इवन लिथियम के जो रिजर्व हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर को आप ऐड करते हो और हम 7th रैंक पे भी आ जाते हैं, पर वो यूज नहीं हुए तो 7th रैंक का कोई फायदा नहीं है उस केस में, क्योंकि यूटिलिटी नहीं हुई ना। जो जरूरी था, मेन मोटो क्या था अपने को कि यूज करने हैं, वो तो एक्सप्लॉइट तो हो ही नहीं पाए। इसके बाद मोनाजाइट के डिपॉजिट अगर देखें, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इवन रेयर अर्थ एलिमेंट, वो रेयर अर्थ एलिमेंट वो 17 वाले जो थे वो प्रेजेंट होते हैं मोनाजाइट के अंदर। मोनाजाइट तो कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर तो बड़ी सारी चीजें अवेलेबल थी। इसके बाद रिसाइकलिंग अगर पोटेंशियल देखें तो 25% कॉपर की डिमांड ये बढ़ती जा रही है, तो हमने 25% तक हम रिसाइकलिंग कर पाएंगे। एंड ग्रेफाइट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो 25% तक इसकी भी रिसाइकलिंग करेंगे। की चैलेंजेस क्या आते हैं, नंबर 1 तो वही आ गया, इंपोर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ता है हमें इन केस ऑफ मिनरल्स। इंडिया की डिपेंडेंसी लिथियम, कोबाल्ट, निकल और जो हाई प्योरिटी का ग्रेफाइट प्रोडक्ट है सभी के लिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर है। इवन ग्रेफाइट में हम प्रोसेसिंग में 3rd नंबर पे तो थे, पर फर्स्ट दोबारा से कौन था, चाइना। मतलब उतनी जो डिमांड हमारी है ग्रेफाइट के लिए वो भी मीटअप नहीं हो पा रही जितना हम खुद कर पा रहे हैं, प्रोसेस कर पा रहे हैं, ये रिसाइकल कर पा रहे हैं, तो हमें डिपेंडेंसी अभी भी शो करनी पड़ती है। नंबर 2, प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी। सबसे पहले तो आपने यही फोकस करना है, वो जो डेफिनेशन में लिखा था, क्या हमारे पास है, नहीं है तो आपको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। नंबर 2, अब मोनाजाइट बोला कि अबंडेंटली प्रेजेंट है हमारे पास, उसके लिए इवन हमने रेयर अर्थ कॉरिडोर भी बना दिया। अब कॉरिडोर तो बना दिया, पर क्या आपके पास उतनी प्रोसेसिंग अवेलेबल है? सिर्फ केरला और उड़ीसा वाले पार्ट में ये प्रोसेसिंग यूनिट्स आपको मिलेंगी, पर उतनी नहीं है जितना हमारे पास रिसोर्स पोटेंशियल है। तो बोला कि रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए आपको दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, उतना इंफ्रा हमारे पास खुद है ही नहीं। उसके बाद 3rd आता है, दैट इज एक्सप्लोरेशन चैलेंज। अब मत्स्य 6000 वो सोल्यूशन में आप लिखोगे कि एक्सप्लोरर, अगर एक्सप्लोर करना है हमें इन ऑफशोर एरिया, ऑनशोर बोलेंगे तो किनारे पर आ गया, ऑफशोर बोलेंगे तो पानी में जाके आप चेकिंग करोगे, तो उसके लिए हमारे पास बहुत कम माइनिंग एरियाज अवेलेबल होते हैं। अगर माइनिंग एरिया अवेलेबल है तो रिमोट एरिया ज्यादा है, एक्सेसिबिलिटी टफ हो जाती है उन एरियाज के अंदर, तो थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। तो जैसे आपने खुद बोला, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक का जो डिस्टेंस बन जाता है, 1 नॉटिकल माइल के अंदर लगभग 1.86 किलोमीटर होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो कितना आया है किलोमीटर्स के केस में। वाटर की बात हो रही है तो यूनिट चेंज हो जाती है, नॉटिकल माइल बोलते हैं हम उस केस में। पर रिमोट एरियाज बहुत होते हैं कि आसपास के साइड में आपको कोई बेस नहीं मिलता रहने के लिए, रुकने के लिए, तो रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो रिमोट एरिया ज्यादा होते हैं। एंड दूसरा, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट बहुत लंबी चली जाती है, करोड़ ऑफ रुपी आपको इन्वेस्ट भी करने पड़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बर्डन भी डाल देता है कि आपको एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ेगा। रेगुलेटरी इश्यूज, अप्रूवल के लिए वेट करना पड़ता है, टाइम निकल जाता है उतने में। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, क्योंकि देखो वाटर के अंदर भी आप देखें तो हम सिर्फ 10% एक्वेटिक लाइफ को जानते हैं, 90% तो एक्वेटिक लाइफ ऐसी है जो अनडिस्टर्ब है, कुछ को हमने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। जैसे ये आ गया कोस्टल एरिया,
आप जाओगे लगभग 12 नॉटिकल माइल के ऊपर तो बोलेंगे टेरिटोरियल जोन बोल दो, हाँ ठीक है। इसके बाद अगर 12 नॉटिकल माइल इस टेरिटोरियल जोन के आगे जाओगे तो उसको बोलेंगे कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन ना एक ट्रांजिशन की तरह होती है, क्योंकि हमारा जो टेरिटोरियल टेरिटरीज हैं वो सीधी नहीं होती कभी भी, ऐसे बनता है ना मैप जब बनाते हो, थोड़ी थोड़ी टेढ़ी होती हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बीच में थोड़ा सा गैप पड़ सकता है, तो 12 नॉटिकल माइल का हम कॉन्टिग्यूअस जोन भी रखते हैं। पर अगर बेस से इस कॉन्टिग्यूअस जोन को देखोगे ये 24 काउंट होगा फिर। एंड फिर लास्ट में आप चले जाओ 200 नॉटिकल माइल, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 200 नॉटिकल माइल पे आ गया। यहां तक सारी चीजें नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन में होती हैं, पर ये दूर जाता जा रहा है और उतना ही वल्नरेबल एरिया होगा, उतना ही रिमोट एरिया होगा, एक्सप्लोरेशन के लिए पैसा आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब आते हैं इसके बाहर, वो है हाई सीज। हाई सीज को बोला ये किसी की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है, किसी की ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं है, ये बियॉन्ड ज्यूरिस्डिक्शन चले जाएंगे, तो बोला कि इसको ना कोई एक्सप्लॉइट ना कर दे अपने फायदा के लिए, तो उसके लिए एक कैरिबियन कंट्री है जमाइका, यहाँ पे एक तो अथॉरिटी बना दी जिसका नाम है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, और इन्होंने रूल बुक लिख दी है, एक रूल बुक बनाई गई, उसको बोलते हैं यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉज इसको बोल देते हैं, कि कैसे यहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना है, तो उसके लिए क्या फॉलो करोगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाटर या सी जिसको बोलते हैं यूएन क्लॉज। तो मतलब यहां तक अगर आपको एक्सट्रैक्शन करनी थी, आपको परमिशन नहीं लेना था ना एक्सप्लोरेशन के लिए, पर जैसे आप इधर को निकलना शुरू करेंगे आपको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। बाकी रिसाइकलिंग कंस्ट्रेंट भी बने रहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, सोलर पैनल हैं, विंड टर्बाइन है, मैग्नेट्स हैं, ये इनकी यूटिलिटी काफी टाइम तक चलती है, काफी टाइम तक आप इनको यूज कर पाते हो, तो रिसाइकलिंग मतलब 25 साल 30 साल के बाद आती है, रिसाइकलिंग कंस्ट्रेंट भी बना रहता है। तो मतलब आपको मिनरल्स कॉन्टिन्यूटी में चाहिए, सप्लाई आपके पास कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, आप रिसाइकलिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। नाउ गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं, एक आता है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, टारगेट है बाय 2030 टू 2031 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट हमने चला रखे हैं, 15 क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोडक्शन करनी है, 50 ओवरसी माइनिंग एसेट भी हमने एक्वायर करे हैं। यहाँ पे लिखा 50 ओवरसी माइनिंग एसेट, जैसे चिली देखा आपने, अर्जेंटीना देखा, वहां पे लिथियम के ब्लॉक्स होंगे, तो जब वहां पे ऑक्शंस लगती हैं तो इंडिया भी जाता है, इंडिया की तरफ से कौन जाता है, नाम है काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये जाएंगे वहां पे पैसा लगाएंगे अपना, फिर हमें ब्लॉक मिल जाता है वहां से। तो इसी तरह से ऐसे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके अभी तक हमारे पास लगभग 50 ओवरसी माइनिंग एसेट अवेलेबल है जहां पे हम माइनिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट अगर देखें तो गवर्नमेंट ने अभी भी 30 क्रिटिकल मिनरल्स ही आइडेंटिफाई करे। नाउ काबिल कहाँ गए हैं, तो ये जो प्रोविंस है कैटेमार्का, ये अर्जेंटीना में लोकेटेड है, और अर्जेंटीना में आपने देखा लिथियम भी अवेलेबल है। इवन चिले भी जा चुके हैं, ये वहां पे भी हमारे पास ब्लॉक हैं जहां पे हम माइनिंग कंडक्ट करते हैं। यूनियन बजट 2026 से 2027 में अगर आप देखो तो रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए गए। अब ये जो रेयर अर्थ कॉरिडोर है ये ऐसे टिक लगाना है और बस याद कर लेना है, यहाँ पे केरला है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है और ये ओडिशा है। सबसे ज्यादा पूछें तो आंध्र प्रदेश आएगा नंबर 1, सबसे ज्यादा मोनाजाइट यहीं पे दिखेगा। नंबर 2 पे आप देखोगे तो तमिलनाडु आएगा, नंबर 3 पे देखोगे ओडिशा आएगा, एंड नंबर 4 पे केरला आएगा। पर टिक से आप याद रख सकते हो कौन कौन से एरियाज हैं जिनको रेयर अर्थ कॉरिडोर में ऐड करा गया था। ये सवाल सीडीएस पे आ गया था, सीडीएस के पेपर में आ चुका है ये। इसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो इंडिया और यूएस के क्रिटिकल मिनरल एंड रेयर अर्थ फ्रेमवर्क है। यहाँ पे आप एमएसपी, जो मैंने शुरू में आपको बताया, मिनरल सिक्योरिटी प्राइस, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एंड तीसरा जो आपको बताया दैट इज पेक सिलिका इनिशिएटिव, वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन में आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो मेन फोकस यही है कि सप्लाई चेन में डाइवर्सिटी बनी रहे, एक कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंट ना रहे। आफ्टर दैट वे फॉरवर्ड, वही प्रोसेसिंग एरिया बनाना पड़ेगा, जो चैलेंज आपने देखे वही आगे लिखना है। एक्सप्लोरेशन हमने बोला वीक है, कॉस्ट उतनी ज्यादा लग जाती है, तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव इसको बनाना पड़ेगा। तो एक्सप्लोरेशन के ऊपर प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो और ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। बस एक ही दिक्कत रहती है, प्राइवेट सेक्टर को आप इन्वॉल्व कर लेते हो पर बाद में फिर सुनते हो कि ना तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस पे वेट करा उन्होंने, फटाफट से एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी, एक्वेटिक लाइफ को एक्सप्लॉइट कर दिया। ये कुछ प्रॉब्लम है जो बेसिक्स ही आती हैं जब प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता है, पर काम जल्दी हो जाता है, स्पीड में निकलना शुरू होता है। अब जैसे डीप सी आप जब जा रहे हो 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर की डेप्थ पे, वहां पे वैसे एक्वेटिक एनिमल आपको मिलेंगे जो शांत माहौल में रहना प्रेफर करते हैं, जो ठंडे वाटर के अंदर रहना प्रेफर करते हैं, जिनको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पर जब आपकी मशीन वहां पे चलेगी, ड्रिलिंग मशीन चलेगी, आप एक्सट्रैक्ट करोगे, कितनी ज्यादा आवाज आएगी,
तो नॉइज पोल्यूशन वहां पे अलग से क्रिएट होगा। अब वो डार्कनेस में रहना प्रेफर कर रहे थे, ये लाइट में अचानक से अब आप मशीन लगाओगे तो लाइट्स तो वहां पे होंगी, अब लाइट की अवेलेबिलिटी आएगी तो डिस्टर्ब तो आप करते हो जब सी बेड से आप मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। बाकी स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल अगर देखें तो हमें रिजर्व्स रखने पड़ेंगे, जो भी मिनरल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और जो सप्लाई डिसरप्शन है इनको कम से कम करना पड़ेगा। सप्लाई बार बार डिस्टर्ब होती है क्योंकि डिपेंडेंसी हमारी भी किस पे आ जाती है सबसे ज्यादा, चाइना, तभी तो हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान इनकी तरफ देखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, ओवरसी रिसोर्स एक्विजिशन तो काबिल जाता है, जो ऑक्शंस लगती हैं हम भी अपने माइनिंग ब्लॉक परचेज करते हैं ताकि हम ही उस पर माइनिंग करें, हम एक्सट्रैक्ट करें और यूज करें, पैसा दे दिया उनको, तो ये काबिल का ही काम है। और बाकी सर्कुलर इकोनॉमी को भी ये प्रमोट करता है। एक तो रिसाइकलिंग आपने इसमें बात करी, अर्बन माइनिंग एंड ई वेस्ट रिकवरी, मतलब ये कहीं ना कहीं 3 आर जो आते हैं आपके एनवायरमेंट के अंदर उनके ऊपर फोकस करेगा। R&D के ऊपर फोकस करने की जरूरत है क्योंकि हमने मत्स्य 6000 तो बना दिया, पर एक्सप्लोरेशन के लिए कितने सबमर्सिबल हमारे पास प्रेजेंट है, तो बोला कि सबमर्सिबल और ज्यादा बनाने पड़ेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो इस आर्टिकल में से आपने याद रखने हैं।